हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखेंगे, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट की। तो ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो किसी भी चीज का जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कब कंप्लीट होता है। तो इस सेक्शन में हमें इसके ऊपर ही बातें करनी है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 4 में ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो ये जो लाइन है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, तो इसमें भी तीन चीज़ों के ऊपर बातें की जाती हैं। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। कि वो जो फर्स्ट पार्टी है प्रपोजल दे रहा है सेकेंड पार्टी को, तो वो प्रपोजल कब कंप्लीट होगा। सेकेंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को जो अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। और जो वो रिवोकेशन है, दोनों में से किसी भी एक पार्टी के द्वारा सेकेंड पार्टी को दिया जा रहा है, तो वो रिवोकेशन वाला कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। तो इस सेक्शन में इन तीनों के ऊपर चर्चा की जाती है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। प्रपोजल वाला जो कम्युनिकेशन है वो तब कंप्लीट होगा जब वो कम्युनिकेशन सेकेंड पर्सन तक पहुंचेगा। उस प्रपोजल की कम्युनिकेशन की नॉलेज सेकेंड पर्सन को जिसको दी जा रही है उस तक पहुंचेगी, तो जाकर उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी। ए ने लेटर के थ्रू अपना एक प्रपोजल भेजा बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ एक सर्टेन प्राइस पर। तो ये जो कम्युनिकेशन है ए के द्वारा, ये कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर बी को पहुंचेगा। ए का जो कम्युनिकेशन था, जो प्रपोजल था, वो बी को जब पहुंच जाएगा तब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और तब ये प्रपोजल भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम देखें कि कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, कि जो एक्सेप्टेंस वाली कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगी, तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ये जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है, ये प्रपोजर की तरफ से तब कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स प्रपोजर तब मान लेगा कि ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है कब, जब एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया हो। ठीक है, मतलब अपनी मंजूरी दे दी हो, एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब उस ऑफर को वह किसी भी ट्रांसमिशन के थ्रू भेज रहा है, तो जब उसने भेज दिया तब प्रपोजर की तरफ से वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अब एक्सेप्टर की तरफ से कब कंप्लीट होगा वो एक्सेप्टेंस, जब उस एक्सेप्टेंस की नॉलेज, उस एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो प्रपोजर के पास पहुंच जाएगा। जब प्रपोजर को ये पता चल जाएगा कि जो एक्सेप्टर है उसने प्रपोजर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस की तरफ से भी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जाकर ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आप समझ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो सिंपल से लाइन में प्रपोजर तब ये मान लेगा कि ये जो मैंने प्रपोजल भेजा था वो एक्सेप्ट हो गया, जब एक्सेप्टर यानी कि ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज देगा ऑफरर को, और ऑफरी यानी कि एक्सेप्टर की तरफ से उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर यानी कि प्रपोजर के पास पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझ आएगा। बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। ए ने बी को एक ऑफर भेजा था कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ एक सर्टेन प्राइस पर। तो ए का ये प्रपोजल था बी के लिए।
तो बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू, एक लेटर के थ्रू पोस्ट कर दिया। तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो ए की तरफ से तब कंप्लीट हो जाएगा, ए तब मान लेगा कि बी ने उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर लिया है, जब बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज देगा, जब वो ट्रांसमिशन में होगा, जब बी ने अपने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर दिया होगा, तब ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा ए की तरफ से। और जब बी के पास नॉलेज आ जाएगी कि ए ने बी के उस एक्सेप्टेंस लेटर को रिसीव कर लिया है, ए के पास वो एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, तब बी के तरफ से भी वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब वहीं हम रिवोकेशन की बात करें तो रिवोकेशन वाला कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? तो अगर ऑफरर अपना प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है और उसने अपना रिवोकेशन लेटर ऑफरी को भेजा, तो जब ऑफरर ने अपना रिवोकेशन लेटर पोस्ट कर दिया तो ऑफरर की तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस एग्रीमेंट का रिवोकेशन हो गया। अब ऑफरर की तरफ से तो रिवोकेशन तब हुआ जब उसने रिवोकेशन लेटर को पोस्ट कर दिया। अब ऑफरी की तरफ से कब रिवोक होगा? जब वो रिवोकेशन लेटर ऑफरी के पास पहुंच जाएगा, उस रिवोकेशन की नॉलेज ऑफरी को हो जाएगी, तब ऑफरी के साइड से भी उस एग्रीमेंट का रिवोकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। ए ने अपना किसी भी चीज़ का प्रपोजल भेजा हो, तो उस प्रपोजल को अब वो रिवोक करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, तो ए ने अपने उस प्रपोजल का रिवोकेशन लेटर टेलीग्राम के थ्रू भेजा, तो ए की तरफ से वो रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो रिवोकेशन लेटर टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, तब ए की तरफ से वो एग्रीमेंट रिवोक हो जाएगा, वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। और बी के साइड से वो रिवोकेशन तब कंप्लीट होगा जब वो रिवोकेशन लेटर बी तक पहुंच जाएगा। बी के पास ये नॉलेज आ जाएगी कि ए ने उस प्रपोजल को रिवोक कर दिया है, तब बी के साइड से भी वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। अब वहीं अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद अब बी को लगता है कि नहीं, मुझे इसे रिवोक करना है, मुझे इस प्रपोजल को कैंसिल करना है। तो बी उस प्रपोजल को कैंसिल करने के लिए एक रिवोकेशन लेटर भेजता है टेलीग्राम के थ्रू, अपने एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने के लिए। तो बी अपना रिवोकेशन लेटर टेलीग्राम के थ्रू जब भेजता है, जब डिस्पैच कर देता है उस रिवोकेशन लेटर को, तो बी के साइड से वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। और जब उस चीज़ की नॉलेज ए को पहुंचेगी, तब ए की तरफ से भी उस प्रपोजल का रिवोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब वहीं अगर हम सेक्शन 4 को एक लैंडमार्क केस के थ्रू देखें, तो एक बहुत ही लीडिंग केस है सेक्शन 4 के ऊपर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो इस केस में होता यह है कि गौरी दत्त का नेफ्यू जो है वो खो जाता है, जैसे कि मेले में लोग खोते हैं, तो उसी तरह से गौरी दत्त का नेफ्यू भी खो जाता है। तो अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए गौरी दत्त अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजते हैं कि जाओ तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाओ। और फिर उनकी बात मानकर लालमन शुक्ला चले जाते हैं गौरी दत्त की नेफ्यू को ढूंढने के लिए, उस काम में लग जाते हैं। तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद गौरी दत्त एक एडवर्टाइजमेंट में
ये बोलते हैं कि जो भी कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 500 का रिवॉर्ड दूंगा। तो उसके बाद होता क्या है कि लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ लेते हैं और उसे हैंड ओवर कर देते हैं गौरी दत्त को। हैंड ओवर करने के बाद लालमन शुक्ला को ये बातें पता चलती हैं कि इसमें एक रिवॉर्ड था 500 का, कि जो भी कोई गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ लाएगा उसे 500 का रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये रिवॉर्ड मुझे भी मिलना चाहिए। तो लालमन शुक्ला गौरी दत्त से 500 का रिवॉर्ड की डिमांड करते हैं, लेकिन गौरी दत्त लालमन शुक्ला को ये 500 का रिवॉर्ड देने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तुमसे इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, मैंने तुमसे किसी भी तरह का तुम्हें ऑफ़र नहीं किया था, तो इसीलिए मैं तुम्हें 500 रुपीज़ का रिवॉर्ड नहीं दूंगा। तो इसके लिए लालमन शुक्ला गौरी दत्त को शू कर देते हैं और ये मैटर कोर्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर इशू यह अराइज होता है कि क्या लालमन शुक्ला 500 के रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल्ड होंगे। तो मैटर जब कोर्ट में आता है तो कोर्ट बोलती है कि लालमन शुक्ला इस 500 रुपीज़ के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे, इन्हें 500 रुपीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ऑफ़र किया था गौरी दत्त ने, इस ऑफ़र की कम्युनिकेशन लालमन शुक्ला को नहीं हुई थी। लालमन शुक्ला जब गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढने चले गए थे, उसके बाद जाकर गौरी दत्त ने ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि मैं 500 का रिवॉर्ड उस बंदे को दूंगा जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ लाएगा। लेकिन इस बात की नॉलेज तब लालमन शुक्ला को नहीं थी। इसीलिए कोर्ट यह बोलते हुए लालमन शुक्ला के इस अपील को डिसमिस कर देती है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब ऑफरर और ऑफरी के बीच उस ऑफर की कम्युनिकेशन होगी, जब दोनों पार्टी को नॉलेज होगा। लेकिन जब लालमन शुक्ला उस एक्ट को करने गए, गौरी दत्त की नेफ्यू को ढूंढने गए, तब लालमन शुक्ला को उस ऑफर की नॉलेज नहीं थी, ना ही उनसे इस ऑफर का और इस रिवॉर्ड का कोई कम्युनिकेशन हुआ था। तो इसीलिए लालमन शुक्ला से किसी भी तरह का ऑफर और रिवॉर्ड वाली बातें नहीं की गई थी। गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को एक ऑर्डर दिया था कि तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाओ, वहाँ पर रिवॉर्ड वाली बातें नहीं की गई थी। तो इसीलिए दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो इसीलिए लालमन शुक्ला 500 रुपीज़ के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे। तो इस केस से हमें ये समझ आ रहा होगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब वहाँ पर दोनों पार्टी की नॉलेज और कंसेंट होगी और दोनों पार्टी के बीच उस ऑफर से रिलेटेड कम्युनिकेशन भी होगा। जैसा कि लालमन शुक्ला के साथ गौरी दत्त ने इस रिवॉर्ड के बारे में कोई कम्युनिकेशन किया ही नहीं था, तो इसीलिए लालमन शुक्ला को वो रिवॉर्ड नहीं मिला। तो ये केस यही बोलता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 4 और उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यस, अगर आपके माइंड में इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।